चंद्रमा देवता कुल 69 मील दूर। 24 दिसंबर 1968 ईस्वी को भारतीय समय के अनुसार रात 2 बजे पहली बार मनुष्य ने विशाल ब्रह्मांड के किसी दूसरे उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश किया। प्रातःकाल 6 बजने तक अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन, विलियम एंडर्स और जेम्स लॉबेल चंद्रमा से कुल 41151 किलोमीटर दूर थे। अब वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूर्णतः मुक्त थे। इस अवस्था में अंतरिक्षयान में कोई खराबी आती तो वह पृथ्वी पर न लौटकर चंद्रमा की सतह में जा गिरता। यह यात्रा जितनी साहस भरी मानवीय इतिहास में क्रांति लाने वाली थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। अनेक कीर्तिमानों के साथ ही इस अनोखी उपलब्धि ने मनुष्य के उस मिथ्या अभिमान को भी तोड़ा है कि वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी और मुखिया है। मानव से बुद्धि कौशल प्राप्त है, किंतु 3 यात्रियों ने ऊपर पहुंचकर ब्रह्मांड के सूर्योदय और चंद्रमा आदि उपग्रहों के जिस रूप में दर्शन किए, उससे उन्हें सर्वप्रथम यही सूझा कि इतने बड़े व्यवस्थित संसार को गढ़कर तैयार करने वाला, उसका नियमन और संरक्षण करने वाला विराट पुरुष तो कोई और ही है। शेष संसार केवल उसके हाथ की कठपुतली है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री वहां भी परमात्मा को नहीं भूले। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू मनुष्य को ज्ञान और सद्बुद्धि दे, जिससे पृथ्वी पर सुख शांति बढ़े, राग द्वेष और युद्ध की विभीषिकाएं मिटे। अंतरिक्ष उड़ान का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सबसे पहले एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में 15 मिनट 22 सेकंड रहे। इसके बाद 1965 ईस्वी में 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक की उड़ान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी अमेरिका का ही था। इस अवसर पर जर्मनी 10 लॉवेल और वार्मन को लेकर उड़े थे। इस उड़ान में 330 आवर्स का समय अंतरिक्ष में रहने को मिला था। तब यह घोषणा की गई थी कि अब वह दिन अधिक दूर नहीं जब मनुष्य चंद्रमा पर कदम रख देगा। यही नहीं, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब सौर कुल के दूसरे ग्रह भी मनुष्य के लिए आसपास बसे गांवों की तरह हो जाएंगे। अन्य सौर मंडलों और अनेक प्रकाश वर्षों की दूरी वाले ग्रह नक्षत्र भी पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, प्रांत और जिलों की तरह हो जाएंगे। सचमुच विज्ञान की वह बड़ी भारी उपलब्धि होगी, किंतु उस दिन तक मनुष्य जीवन के संबंध में अब तक का सारा दृष्टिकोण उसी तरह बदल जाएगा जिस तरह अब वह यह सोचने लगा है कि मनुष्य अनंत अंतरिक्ष की तुलना में चींटी, मक्खी, मच्छर जैसा ही है। जब अंतरिक्ष में अनेक शक्ति स्रोतों में विकसित जीवन और ऐसी क्षमताओं से संयुक्त लोकांतरों का भी परिचय मिल सकेगा जो स्वर्गीय सुखों से परिपूर्ण लगते हैं, और तब इस भारतीय दर्शन की प्रामाणिकता ही बढ़ेगी, जिसके लिए अंतरिक्षीय विमान विज्ञान तो सदैव से ही सामान्य बात रही है। महाभारत युग तक ऐसी यात्राएं बिना रोक टोक होती थी। महाभारत युद्ध के दौरान भी स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के चंद्रारोहण का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अपोलो 8 की यात्रा पुरातन इतिहास की आधुनिक आवृत्ति मात्र है, और वह जितना अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक आत्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि तब मनुष्य अमरत्व की कल्पना के और भी समीप पहुंचेगा। चंद्रमा में पहुंचकर यदि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, शुक्र पर पहुंचकर यदि मनुष्य धरती पर लौटकर ना आया, तो उस हंसती बोलती चलती फिरती चेतना का अगला इतिहास क्या होगा।
यह सोचने का अवसर मिलेगा। अध्यात्म की ये पहली सीढ़ियां हैं और इसलिए इस यात्रा को हम अध्यात्म के पुनर्गठन की पहली सीढ़ी मानते हैं। अपोलो 8 एक 36 मंजिला दानवकार चंद्रयान 21 दिसंबर 1968 को विशाल क्षमता वाले सैटर्न 5 बूस्टर रॉकेट के द्वारा आकाश की ओर उछाला गया। 110 मीटर ऊंचा और 3100 टन वजन का विशालकाय यान अपोलो 8 75 लाख पाउंड शक्ति से 1660 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकाश की ओर उड़ चला। इस यान में 50 लाख छोटे बड़े पुर्जे लगे थे। कोई भी पुर्जा खराब हो जाता तो चंद्रयान या तो कहीं बीच में ही ध्वस्त हो जाता, आग लग जाती, या फिर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भटक कर सूर्य में चला जाता और जलकर भस्म हो जाता, या फिर किसी और ग्रह में खिंचा चला जाता। भगवान जाने वह स्थिति कैसी होती, पर तो भी मनुष्य की वीरता की सराहना ही की जाएगी, जो अपने जीवन की परवाह न करके सत्य और तथ्य की खोज में निकल पड़ता है। माया, मोह, आसक्ति, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त ऐसे ही साहसी विज्ञानियों के लिए भगवान ने ज्ञानी से मोहिम प्रे विज्ञानी कहकर स्नेह किया है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर अपोलो 8 की शक्ति ने ह्रास अनुभव किया। तब द्वितीय चरण के 5 इंजनों का विस्फोट हुआ, जिससे 11,25,000 पाउंड की नई शक्ति मिली। यान की आकृति कुछ छोटी हो गई, पर अब वह 22540 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान से उड़ रहा था। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 सेकंड के लगभग समय लग रहा था। इस गति से वह 190 किलोमीटर की ऊंचाई पार करने में समर्थ हुआ। अब तीसरे चरण के ईंधन का विस्फोट हुआ और उससे 2,25,000 पाउंड की नई शक्ति पाकर वह 28014 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ने लगा। यदि पृथ्वी का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल रूम उसे नियंत्रित नहीं करता तो इतनी विषमता ही चंद्रयान को कहीं और पहुंचा देती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो पृथ्वी से संदेश दिया गया, तुम लोग ठीक यात्रा कर रहे हो। उत्तर में नियंत्रण अधिकारियों को धन्यवाद भी मिला। अंतरिक्ष यात्रियों और नियंत्रण अधिकारियों के बीच संचार व्यवस्था ठीक काम कर रही थी। तीसरा चरण समाप्त होने के साथ यान पृथ्वी के परिक्रमा पथ पर पहुंच चुका था। एक बार फिर से चंद्रयान की यांत्रिक परीक्षा की गई। इस बीच वह पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। जब सब ठीक पाया गया तो चौथे चरण के इंजन चालू किए गए। यह सबसे नाजुक समय था, जब चंद्रयान ने झटका खाया और 38162 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर शून्य गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल पॉइंट में पहुंच गया। 23 दिसंबर को 19320 किलोमीटर से भी अधिक दूर पहुंचे हुए चंद्रयान के टेलीविजन दृश्य दिखाए गए। चंद्र यात्री पृथ्वी पर उल्टे खड़े दिखाई दे रहे थे। रनिंग कमेंट्री में बोरमैन ने बताया, वह भोजन की तैयारी में है। देखिए, वह चॉकलेट का पैकेट निकाल रहा है और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ कैसी भारहीनता है। यह लो, चॉकलेट का टुकड़ा हवा में तैर रहा है, जैसे इसमें बिल्कुल वजन नहीं है। तभी एंडर्स ने अपना टूथब्रश उछाला, वह भी हवा में तैरने लगा। बोरमैन ने कहा, आप यह खेल देख रहे हैं। इसी बीच लॉबेल कैमरे के सामने आया और उसने अपनी माँ को उनके 75th
जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं भेंट की। जोखिम के क्षणों में ही हास परिहास का यह क्रम भी मनुष्य की एक अहम समस्या का संकेत है। हम कुछ भी करें, कहीं भी रहें, पर आनंद और सुख की इच्छा से वंचित नहीं हो पाते। अंतरिक्ष में भी जब उसकी खोज हुई तो ऐसा लगा कि मनुष्य की तमाम समस्याओं का कारण उसकी सुखी और आनंदित रहने की इच्छा ही है। इसे सब जानते हैं, पर सुख का स्रोत कहाँ है यह बहुत कम लोग ढूंढते हैं और ढूंढने वालों में बहुत कम उसे पाते हैं। अधिकांश तो ब्रह्म विज्ञान में ही भटकते रहते हैं। दरअसल जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानता और शरीर के स्थूल अवयवों से ध्यान हटाकर चेतन आत्मा का शोध और विकास नहीं करता, तब तक यह इच्छा अधूरी और भटकाने वाली ही रहती है। संभव है यह अंतरिक्ष यात्रा कुछ लोगों को यह आत्मबोध भी कराए, पर यहाँ तो अब चंद्रयान अपनी यात्रा के सर्वाधिक जटिल मुहाने पर आ चुका था। चौथे चरण का विस्फोट हुआ। इस इंजन से यान 15 मीटर आगे जाकर उलट गया और दोनों आमने सामने आ गए। इंजन के बचाने वाले यंत्र पैनल्स अलग हो गए और उसके आगे रखा हुआ डमी ल्यूनर मॉड्यूल सामने आ गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने उसका अध्ययन किया। संसार बड़ा विचित्र लग रहा था। सूर्योदय का दृश्य कुछ और ही था। किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया, अभी नहीं, पृथ्वी पर लौटेंगे तो एक निबंध लिखेंगे। तात्पर्य यह है कि जो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के मस्तिष्क में है वह सब का सब यहाँ लिखा और बताया ना जा सकेगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ स्थूल और शाब्दिक ही नहीं, भावनात्मक भी होगा, जिसे चाहकर भी अंतरिक्ष यात्री शब्दों में व्यक्त ना कर सकेंगे। 2438 मीटर आगे बढ़ने पर अपोलो उसी वेग से अलग हो गया। तब चौथे इंजन का शेष ईंधन भी काम आ गया और वह इंजन सूर्य का ही उपग्रह बनकर चक्कर काटने लगा और अपोलो 8 अकेला ही चंद्रमा की ओर आगे बढ़ा। उसके कई खंड अलग हो जाने से अब वह काफी हल्का भी हो गया था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में उससे 4500 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाने पर यान की गति कुल 3500 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, पर गुरुत्वाकर्षण के भीतर पहुंच जाने के कारण वह फिर बढ़ी और पश्चिम छोर तक पहुंचने पर 9210 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी अभी भी दिखाई दे रही थी। वह हरे भरे नखलिस्तान सी दिखती थी। यहाँ क्या हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हजारों किलोमीटर व्यास वाली पृथ्वी अब एक छोटी सी गेंद भर लग रही थी। तीनों अंतरिक्ष यात्री अनुभव कर रहे थे कि मनुष्य का ज्ञान भी कितना सीमित है कि अब तक जहाँ हम रह रहे थे अब वह ऐसी दिखाई दे रही है जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं। न जाने ऐसे कितने विलक्षण जगत इस ब्रह्मांड में विद्यमान होंगे। यान के इंजन फिर चालू हुए और उसने चंद्रमा की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार जब यान चंद्रमा के पृष्ठ भाग पर पहुंचा तो एक बार पृथ्वी की उत्सुक निगाहों में स्तब्धता छा गई, क्योंकि अच्छे से अच्छे संचार प्रबंध के बावजूद भी अब ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना टेलीपैथी का ही कुछ क्रम बन रहा था। सारा संसार स्तब्ध था। चंद्रमा के पृष्ठभाग में यान की पता नहीं क्या स्थिति है। घंटे भर की व्याकुल प्रतीक्षा के बाद जैसे ही यान चंद्रमा के दृश्य भाग पर आया, रेडियो संबंध फिर स्थापित हुए। अमेरिकन ही क्या, सारी मानव जाति इस प्रसन्नता पर नाच उठी। यान ने 20 घंटों में ऐसे 10 चक्कर चंद्रमा के लगाए और उसे निकटतम 110 किलोमीटर की दूरी से देखा। 25 दिसंबर को प्रातःकाल
1140 पर चंद्रयान ने पुनः दूसरा इंजन चालू कर पृथ्वी की ओर यात्रा की। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यान पृथ्वी की ओर चल पड़ा। 57 घंटे बाद यान ने 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। यह वेग ऐसा था कि यान से चिंगारियां उठती जान पड़ती थी। वायु घर्षण से इतनी ताप पैदा हो गई थी जो प्लास्टिक की मोटी चादर को गलाकर पानी कर सकती थी। 3000 मीटर की ऊंचाई पर यान के मुख्य पैराशूट खुल गए और तीनों अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर पर सकुशल उतर आए। 6 डेज में यह महाअभियान पूरा हुआ। चंद्रमा की इन चर्चाओं के साथ भारतीय मान्यताओं की चर्चाएं और जुड़ रही हैं। लोग उपहास में कहते हैं, यह लो किसी के देवताओं के सिर मनुष्य जा चढ़ा है। यों बात कुछ भी करें, पर इस यात्रा से भारतीय दर्शन और उसके विराट तत्वज्ञान की पुष्टि ही हुई। देवता जो निरंतर कुछ देता रहे के रूप में चंद्रमा को जीवन का स्रोत मानते हुए लिखा है कि यह जल पर आधिपत्य रखता है और जीवधारियों का पोषण करता है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पेज 60 में लिखा है, धरती पर ओसकड़ चंद्रमा के प्रकाश की ही देन है। उससे वनस्पतियों को पोषण मिलता है। वनस्पति दूध का और दूध मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण करता है। जीवन दान की इसी कल्पना के रूप में चंद्रमा को देवता माना गया है। स्थूल रूप में तो पंच भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। अपोलो 8 के कमांडर फ्रैंक बोरमैन ने इस यात्रा के दौरान चंद्रमा को बहुत निकट से देखकर बताया, यह चंद्रमा गहन स्तब्ध सन्नाटे से भरा बीहड़ मात्र है, इसमें कुछ नहीं है। भद्दी चट्टानों से बना बादलों का पुंज लगता है। सहयोगी चालक लॉबेल ने भी उसकी पुष्टि करते हुए बताया, चंद्रमा पास से बड़ा भयोत्पादक है। एंडर्स ने कहा, चंद्रमा बड़ा विभत्स है। मीलों गहरे अंध क्रेटर, वनस्पति जहाँ कुछ भी नहीं, धूसर मरु विस्तार, डरावनी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का अस्तित्व, जहाँ से दिखने वाले तारे और सूर्य भी भयंकर लगते हैं। इन कथनों से जहाँ यह बात सिद्ध होती है कि चंद्रमा पंच महाभौतिक प्रकृति का घनीभूत स्थल है, वहाँ उसकी महत्ता केवल प्रकाश की है जो कहीं और स्थान से आता है और जिसके संबंध में मांडूक्योपनिषद 2/1/4 तथा गीता में क्रमशः चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चंद्रमा विराट पुरुष परमात्मा का दाहिना नेत्र और अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र, अनंत बाहुओं वाले मुझ परमात्मा के सूर्य और चंद्रमा नेत्र है कहा है। संयोग से विराट दर्शन का श्री गणेश भी चंद्रमा से ही होता है। प्रकाश के संबंध में व्यापक खोजें हुई तो चंद्रमा के भारतीय स्वरूप की और भी पुष्टि होगी तथा विराट पुरुष की खोज में विलक्षण जानकारियां भी मिलेंगी। अभी वैज्ञानिकों का ध्यान केवल स्थूल चंद्र की ओर ही है। सौरमंडल कितना विस्तृत, कितना संपन्न। कोई जमाना था जब आकाश में एक ही चंद्रमा चमकता था। समझा जाता था कि सौरमंडल के ग्रह सूर्य के बेटे हैं और चंद्रमा की गणना पोते के रूप में हो सकती है। अब तक 3 बेटे बिछड़े रहे, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में धरतीवासियों को जो भी कुछ अता पता था वह यही कि उसके ये बिछड़े भाई हैं जो दूरी में रहने के कारण दिखते नहीं, पर अब इन्हें देख और पहचान लिया गया है। साथ ही उनकी गतिविधियों और संपदाओं के संबंध में भी बहुत कुछ अता पता लगा लिया गया है। अब प्रश्न पोतों का आता है, अर्थात चंद्रमाओं का।
अब तक एक को ही जाना गया है, जबकि वे अब तक की जानकारी के अनुसार 60 हो चुके हैं। हो सकता है कि अगली नई जानकारियों में इनकी संख्या और भी बढ़ जाए। ग्रह परिकर में बुध और शुक्र, ये दो ऐसे हैं जिनके कोई पोते नहीं हैं। ये बूढ़े भी हैं और गर्म मिजाज भी, इसलिए इन्हें अकेले अकेले ही जिंदगी काटनी पड़ रही है। शेष सभी के बच्चे हैं, पोते नाती, यानी चंद्रमा भी। मंगल के 2 चंद्रमा हैं। इनमें से एक अपने ग्रह से मात्र 27 किलोमीटर और दूसरा 14 किलोमीटर दूर है। अपने पिता की बहुत नजदीक से परिक्रमा करने में वे लगे रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में किसी ग्रह का चूरा घूमता है। इनमें से कुछ टुकड़े छोटे और कई तो कई मील के हैं। अपने समय पर वे भी एक सीमा तक चमकते होंगे, तो उन्हें परपोते माना जा सकता है। इनकी जानने योग्य संख्या गिनी जाए तो लाखों में पहुंचेगी। बृहस्पति के छोटे बड़े 12 चंद्रमा हैं, 12। इनमें से कोई तो थोड़े फासले पर घूमते हैं और कई आगे पीछे भी निकल जाते हैं। एक साथ कितने ही चंद्रमाओं का आकाश में चमकना बहुत सुंदर लगता होगा। शनि के 19 चंद्रमा हैं। इनमें से कई तो पृथ्वी के चंद्रमा से भी बहुत बड़े हैं। यूरेनस के 15 मून है चंद्रमा। नेपट्यून के 3 और प्लूटो का 1 चंद्रमा ही दिख पड़ता है, पर खोजी उपकरणों की स्थिति को देखते हुए उनके भी कुछ अधिक चंद्रमा बढ़ सकते हैं। शनि के इर्द गिर्द एक समझी जाने वाली वस्तुतः 3 पट्टियां हैं। इनमें वाष्पीकृत पदार्थ कुहासे की तरह भरा हुआ है और ग्रह के साथ साथ ही घूमता रहता है। एस्ट्रोफिजिक्स की खोजों से पता चला है कि यूरेनस और नेपट्यून दोनों की स्थिति मिलती जुलती है। दोनों अमोनिया और मीथेन से घिरे हुए हैं। ये चमकदार बर्फ की तरह दृष्टिगोचर होते हैं। यदि इनकी चट्टानें काटी जाएं तो उनकी कठोरता, चमक और पारदर्शक स्थिति ऐसी पाई जाएगी जिससे उस पदार्थ को हीरा के समतुल्य कहा जा सके। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली संभावित पदार्थ की गहरी जांच इंफ्रारेड फोटोग्राफी से विलियम हर्वर्ड ने की है और उस पदार्थ में पाए जाने वाले अणु दबाव को देखते हुए कहा है कि इसकी तुलना पृथ्वी पर पाए जाने वाले हीरे से भली प्रकार की जा सकती है। पुरातन ज्ञान को ही पर्याप्त या सब कुछ मान बैठना अबुद्धिमतापूर्ण है। प्रकृति के रहस्यों में से अभी हम बहुत थोड़ा ही जान पाए हैं। अभी इस शोध प्रसंग को चलते रहना ही चाहिए।